राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग हम ईवीएस पढ़ रहे थे और ईवीएस में हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 6 चैप्टर जो था वो यातायात था, उसका एक छोटा सा पार्ट बचा था ऊर्जा के स्रोत के बारे में। आज हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 में हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विवरण किया गया है। ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, इसका विवरण नीचे दिया गया है। कोयला क्या है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कौन सा स्रोत है? परंपरागत स्रोत है, जिसका निर्माण पृथ्वी की भूपर्पटी में वनस्पतियों के दबने से होता है। कैसे होता है जिसका निर्माण? पृथ्वी की भूपर्पटियों में वनस्पतियों के दबने से होता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? बिजली के उत्पादन में। कब किया जाता है? बिजली के उत्पादन में। इसका उत्पादक राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड है। कौन है? वेस्ट बंगाल और झारखंड है। हम कोयले के बारे में क्या याद रखेंगे? ये एक परंपरागत स्रोत है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है और इसका उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल और झारखंड है। फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम भी एक परंपरागत स्रोत है। क्या है? परंपरागत स्रोत है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने के कारण इसका निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है? पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने के कारण इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, डामर, पेंट आदि में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, डामर, पेंट आदि में किया जाता है। यह प्रारंभिक रूप से गाढ़े रंग का काला बदबूदार होता है। तो इसका प्रारंभिक रूप कैसा होता है? काले रंग का गाढ़ा काला बदबूदार होता है। इसके कई उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं इसके? कई उत्पाद होते हैं, जैसे मोम, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। कौन कौन सा? मोम, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। अब प्राकृतिक गैस जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस जो है हमें तेल के कुओं से ही प्रायः प्राकृतिक गैस मिलती है। किससे मिलती है? तेल के कुओं से मिलती है। इसका मुख्य संगठक क्या है? इसका मुख्य संगठक है मीथेन गैस। क्या है? मीथेन गैस है। इसके दो रूप है। पहला कौन सा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जिसका द्रवित पेट्रोलियम गैस का संगठक ब्यूटेन है, यानी ब्यूटेन जो है। और जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है ये रंगहीन होती है, गंधहीन गैस होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कैसी होती है? ये मीथेन गैस होती है। इसका संगठन मीथेन गैस है और इसका प्रयोग वाहनों के ईंधन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाहनों के ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, इसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। अब हम पढ़ते हैं सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल जो है वो सिलिकॉन और गैलिलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सौर सेल सिलिकॉन और गैलिलियम के बने होते हैं, गैलियम के बने होते हैं। फिर हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी के अंदर से जो गर्म जल है उसके स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण व कश्मीर की पुंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में व कश्मीर की पुंगा घाटी में इसका भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बायोडीजल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। यह जो है कारकास, पैगोमिया और जेट्रोफा यानी रतनजोत, ये जेट्रोफा पूछा जाता है, रतनजोत आदि के बीजों से प्राप्त होता है। तो पूछा जाता है कि जेट्रोफा के बीज से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? बायोडीजल पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लाया गया था। कहाँ पे लाया गया था? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो दोस्तों ये जो आपका चैप्टर था ऊर्जा के यातायात, उसमें से जो टॉपिक था ऊर्जा के स्रोत, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ते हैं, चैप्टर 7 यातायात की हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसका हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। ये आपका इसके बाद एक और चैप्टर है, उसके बाद आपकी ईवीएस का जो कंटेंट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ईवीएस की पेडोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है कि कोई भी वस्तु क्या होगा?
कोई भी वस्तु जो एक निश्चित स्थान घेरे अथवा जिसका द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसी वस्तु जो निश्चित स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ठोस पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव्य और। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ठोस अवस्था क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ऐसे तो मैं बता ही दूंगी कि क्या होते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस, वो जो है ठोस अवस्था कहलाती है। आकार आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, इसका आकार आयतन जो क्या होता है वो एक निश्चित होता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य का जो है आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे जो निश्चित लिखा है वहाँ पे अनिश्चित होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। इसको जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे पानी है उसको बॉटल में रखते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है, हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का शेप ले लेता है। तो जो द्रव्य होता है उसको हम जिस पात्र में रखते हैं वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या है? तेल, जल, दूध आदि। फिर गैसीय अवस्था क्या होती है? गैसीय अवस्था जो है इस अवस्था में आकार एवं आयतन दोनों अवस्थाएं अनिश्चित होती हैं। क्या होती हैं? दोनों अवस्थाएं अनिश्चित होती हैं, जैसे हवा और हाइड्रोजन। फिर तत्व क्या होता है? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तत्व शब्द का उपयोग किया था। फिर हम पढ़ते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन जो है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन 2 या 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू और जल। क्या है? नींबू और जल, सोडा और पानी आदि। निलंबन क्या होता है? यह एक विषममांगी मिश्रण है। निलंबन क्या होता है? यह एक विषममांगी मिश्रण है जिसमें विलय कण जो होते हैं वो घुलते नहीं हैं। इसका उदाहरण क्या है? चाक और पानी का मिश्रण, आटा और पानी का मिश्रण। ठीक है, अब हम अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? अम्ल जो पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये छूने में चिकने नहीं होते। क्या होते हैं? चिकने नहीं होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। कुछ अम्ल व कुछ पदार्थ हैं। अम्ल कौन से होते हैं? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू और संतरा में। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। लैक्टिक अम्ल खट्टे दही में। टार्टरिक अम्ल इमली और कच्चा अंगूर में। मैलाइक अम्ल सेब में होता है। और यूरिक अम्ल जो है वो मूत्र में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। आप लोग पढ़िएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खट्टे दही में कौन सा अम्ल होता है, यानी कौन सा एसिड होता है। अब हम क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं तथा इनके छूने पर हमें चिकनाई महसूस होती है। क्या होती है? चिकनाई महसूस होती है। और ये क्या करते हैं? लाल रंग के लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, यानी ये जस्ट अपोजिट है। और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 7 से अधिक होता है। अब कुछ सोडियम मतलब अब कुछ वो हैं रासायनिक नाम हैं और उनके जो नॉर्मल साधारण नाम है वो पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट है जो है, कार्बोनेट किसको कहते हैं? सोडा को कहते हैं। इससे रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं NaCl। ठीक है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहते हैं NaHOHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को कहते हैं CaCO3। ठीक है, फिर पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। इस पहली विधि कौन सी है? निस्यंदन या फिर
छानना। पहली विधि कौन सी है? निस्यंदन या फिर छानना। इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छलनी से छानकर अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? छलनी से छानकर अलग किया जाता है। जैसे चाय से चायपत्ती निकालना, जूस से रेशे निकालना। फिर आसावन विधि। इस विधि के द्वारा ठोस एवं द्रव्य के मिश्रण को गर्म किया जाता है और इसमें एक ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाता है जो द्रव्य को भाप बनाकर उठाता है तथा ठंडा होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक व शुद्ध जल प्राप्त करने की यह सर्वोत्तम विधि है। फिर हस्तचयन क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो भी अनुपयोगी चीज़ें होती हैं उसको हाथ से चुनकर बाहर निकाला जाता है। इसमें आप लोगों ने देखा हो कि घर में मम्मियाँ लोग जब खाना बनाती हैं, दाल या चावल बनाती हैं, तो चावल से जो कंकड़ वगैरह हैं वो निकालती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हस्तचयन कहते हैं। फिर थ्रेसिंग या गहना कहते हैं। क्या होता है थ्रेसिंग या गहना? आप लोगों ने देखा है गांव में गेहूं की कटाई, हाँ, उसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे अनाज के बीजों को उसकी डंडियों से अलग निकालने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग एक मशीन वाली भी होती है और एक हाथों वाली भी होती है। हाथों वाली धान को जैसे पीट कर सरसों को पीट कर भी कर सकते हैं और मशीन से भी वो करा सकते हैं। गेहूं को थ्रेशर मशीन द्वारा निकालवाना आदि। निष्पावन और पछाड़ना क्या होता है? आपके घर में भी पछाड़ना किया जाता होगा, आप लोग अपनी मम्मी लोगों से पूछिएगा। इस विधि में क्या होता है? हवा का प्रयोग करके इस प्रयोग किया जाता है और इसमें हल्के व भारी ठोस अवयव को पृथक पृथक किया जाता है। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो किनारे होती जाती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं वो एक साइड होती जाती हैं। ठीक है। फिर चालन क्या होता है? इसमें क्या होता है? चलनी या छन्नी की मदद से जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं और जो मोटे अवयव होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। फिर चुंबकीय पृथक्करण क्या है? चुंबकीय पृथक्करण होता है कि चुंबक का इस्तेमाल करके धातुओं को अलग करना। किसका इस्तेमाल करके? चुंबक का इस्तेमाल करके। चुंबक का इस्तेमाल मतलब चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लोहा, उदाहरण के रूप में लोहा और निकिल को हम अलग कर सकते हैं। आइए फिर हम पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसके अंतर्गत एक फसल को काटने के पश्चात कुछ वर्षों तक उसे छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसे कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। फिर खेत को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। फिर उगने वाले खरपतवार को उखाड़ कर फेंका नहीं जाता है बल्कि खेत में जला दिया जाता है। क्या करते हैं? पहले फसल जो होती है उसको काटने के पश्चात उसे कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें जो कुछ खरपतवार जगते हैं या फिर उगते हैं तो उसे क्या किया जाता है? हम उसे जला देते हैं। इससे क्या होती है? जो वो राख होती है वो जो है खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और इस प्रकार की जो खेती है वो मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है? मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खेतियों के नाम और उनके क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, मतलब खेती हैं कुछ और उनके उनके उस क्षेत्र में कौन कौन उनसे नाम है वो है। जो उत्तर पूर्व भारत है यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसमें मेघालय और नागालैंड में इस खेती को हम झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। बुंदेलखंड में बिवार, मलेशिया में लदांग, ये आपके पेपर में पूछा गया है। झूम भी पूछा गया है और दीपा यानी छत्तीसगढ़ भी पूछा गया है। ब्राज़ील में रोका कहते हैं और आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया है। फिर भारत की कुछ प्रमुख फसलें हैं, इसके बाद आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। जैसे चाय है वो कहाँ मिलती है? असम में मिलती है। कपास गुजरात में मिलता है। गेहूँ यूपी में सबसे ज़्यादा है। जौ भी यूपी सबसे ज़्यादा है। बाजरा राजस्थान में है। गन्ना यूपी में है। दालें जो हैं महाराष्ट्र में है। सेब हिमाचल प्रदेश में है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में है। अंगूर भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। मक्का जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लीची जो है वो बिहार, यूपी और उत्तराखंड में पाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्षार की पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, क्षार जो होता है वो लाल रंग के लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि पछोरना क्या होता है। और एट लास्ट आप लोग मुझे ये बताइएगा कि झूम खेती को जो है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में क्या कहते
हैं। जो झूम खेती है उसको नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय में हम क्या कहते हैं। और आप लोग मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि स्थानांतरित खेती के क्या क्या चरण हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से ये सारे टॉपिक पढ़ते रहिएगा। आप लोगों के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्या, 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।